हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नवोदय केमिस्ट्री क्लास में। मेरा नाम है यौन सक्सेना। सो बच्चों, सबको पता है कि पिछले वाले लेक्चर हम लोगों ने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में पढ़ना शुरू किया था और हमने आपको ऐसा उसमें बताया था कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो होती है वो भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की तरह होती है, क्योंकि वो भी हमको एक्सप्लेन किया करते हैं कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है उसका फॉर्मेशन और उसकी जो स्ट्रक्चर उसमें जो बॉन्डिंग वगैरह पाई जाती है उनको किस प्रकार से एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, और उस लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो होती है हम लोग को दो प्रकार के कॉम्प्लेक्स में पढ़नी है। पहले हम लोगों ने पढ़ा था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में और उसके बाद में आज वाले लेक्चर हम लोग कवर करने वाले हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में। और आज के लेक्चर के बाद में आपका एक लास्ट लेक्चर जो होगा वो कुछ दिन के बाद अपलोड कर दिया जाएगा, जिसमें हमारा कुछ टॉपिक जो बचे होंगे एक दो उनको भी हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के लेक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो होती है वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में फॉर्मेशन को किस प्रकार से एक्सप्लेन क्या करती है। कोई इतनी खास चीज़ नहीं है, अगर आपने पिछले वाले लेक्चर को अगर ध्यान से भी पढ़ा होगा या फिर आपको उसकी थोड़ी सी भी नॉलेज होगी तो आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो लिखनी हुआ करती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेसिस पर उसको किस प्रकार से लिखना है। ठीक है, क्योंकि इससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया होता है, जैसे हमने आपको बताया था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो हुआ करती है उसमें भी कुछ क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने हुआ करते थे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेसिस पर, उसी प्रकार से इसमें भी देखना होता है। ठीक है, तो बिना देर किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो बच्चों, हमने आपको पिछले वाले लेक्चर में पढ़ाया था कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो हुआ करते हैं उनको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किस प्रकार से उनके फॉर्मेशन को एक्सप्लेन क्या करते थे। हमने उसको एक डायग्राम का जो समझने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें थोड़ा सा काम बच गया था। वो ये है कि हमको उसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना सीखनी है। मतलब वो तुमने बता दिया कि आपको डायग्राम किस प्रकार से बनाना है, लेकिन हम लोग ये कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारा जो लिगेंड जो उस पर अटैक करने वाला है, फिर जो लिगेंड उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में पार्टिसिपेट कर रहा है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है या फिर वीक फील्ड है। तो इसका आंसर भी उसी डायग्राम में ही छुपा हुआ है। तो पहले उस डायग्राम को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं, इसकी मदद से आपका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा इसमें। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ध्यान होगा तो हम लोगों ने ये इधर वाले एक्सेस पर हम लोगों ने एक एनर्जी को डिनोट किया था, यहाँ पर इस वाले एक्सेस पर हम लोगों ने एनर्जी को डिनोट किया था। फिर हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर ये 5 इक्वल लाइन यहाँ पे ड्रॉ की थी। इसकी मदद से हम लोगों ने दिखाया था कि जो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हुआ करते हैं मेटल के हैं उनको दिखाया था हम लोगों ने ग्राउंड स्टेट पर। फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा था कि जब उसमें लिगेंड्स जो थे जब वो अप्रोच कर रहे थे तब उनकी एनर्जी जो थी थोड़ी सी हाई हो गई थी, लेकिन उनकी डीजेनरेसी जो थी वो अभी भी ब्रेक नहीं हुई थी। कहने का मतलब क्या है, पांचों के पांचों डीजेनरेट ऑर्बिटल जो थे उनकी एनर्जी अभी भी बराबर है, लेकिन बस थोड़ा उसमें इंक्रीजमेंट हो गया है। ठीक है, हमने आपको इसमें बहुत डिटेल में उसको बता रखा है पिछले वाले लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जब इसमें जो लिगेंड्स हुआ करते हैं उसमें कंप्लीटली जब इसको अप्रोच कर जाते थे उसके बाद में क्या हुआ करता था, ये जो 5 ऑर्बिटल जो हुआ करते हैं, 5 डी ऑर्बिटल्स हुआ करते थे, ये दो के सेट में ब्रेक हो जाते थे। इसमें दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो तो हाई हो जाती है और बाकी बचे हुए 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हुआ करती थी, वो लो हो जाती थी। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो दो ऑर्बिटल्स ऊपर जो चले जाते हैं इनके सेट को बोला जाता है ईजी ऑर्बिटल्स, और जो नीचे जो आ जाते हैं इनकी एनर्जी लो हो जाती है, इनको बोला जाता है T2G ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो हमने आपको इतनी कहानी बता रखी थी। फिर हमने आपको एक और चीज़ यहाँ पर बताई थी कि यहाँ पर इनका जो ये एनर्जी का डिफरेंस जो हुआ करता है, एनर्जी का डिफरेंस, इस वाले एनर्जी डिफरेंस को हम लोग डिनोट किया करते थे डेल्टा ओ के जरिए। हमने आपको बताया था कि इसको क्या बोला जाता है, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, हमने आपको बता रखा है सब था। तो कुल मिलाकर हमने आपको यहाँ एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रखा है कि किस प्रकार से आप थोड़ा सा पिछले का भी रिवाइज कर सकते हैं उसमें। तो हमने आपको जनरल ओवरव्यू दे दिया था। हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा इसमें यहाँ पे हमने इसको डिनोट नहीं किया है कहाँ पर क्या चीज़, क्योंकि मुझको लगता है कि शायद आपको पीछे का थोड़ा बहुत याद भी होगा इसमें। ठीक है, दोबारा रिपीट कर दे रहा है। तो अगर मान लिया बात कर लेते हैं इस वाले केस में, अगर मान लिया ये हमारा ए वाला केस जो है, इसमें क्या है, मेटल के 5 ऑर्बिटल्स जो डी ऑर्बिटल्स हुआ करते हैं वो अपनी ग्राउंड स्टेट में है। उसके बाद में जब लिगेंड उसको अप्रोच करना स्टार्ट कर रहा है, लिगेंड उस पर अटैक कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, तो वहाँ पर क्या हुआ करता है, उसमें जो उनकी एनर्जी जो हुआ करती है वो हाई हो जाएगी, यहाँ से कंपेयर किया यहाँ पे हाई हो जाएगी, लेकिन डीजनरेसी उनकी ब्रेक नहीं हुआ करेगी। उसके बाद क्या होगा, जब उनको लिगेंड उनको उनसे बॉन्ड होने लगेंगे, जब उनको लिगेंड जो उनसे पर्टिकुलरली बॉन्ड बनाने के लिए अप्रोच करेंगे उनको, तो वहाँ पर क्या होगा, वो उनके रिपल्शन की वजह से, हमने आपको बता रखा था कि उसमें इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन की वजह से, हमने आपको बताया था कि उसमें दो प्रकार के ऑर्बिटल्स हुआ करते हैं, डी ऑर्बिटल्स हैं। एक हुआ करते इंटर एक्सेस ऑर्बिटल्स जो कि एक्सेस के बीच में लाई किया करते थे, कुछ ऐसे उनका स्ट्रक्चर हुआ करता था। जैसे मान लीजिए इंटर एक्सेस जो हुआ करते हैं उनका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस प्रकार से हुआ करता था। जैसे सपोज कर लिया, अगर मान लिया बात करें तो हम लोग DXY के बारे में, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हुआ करेगा। फिर हमने आपको बताया था कि जो सेकंड टाइप के ऑर्बिटल्स जो हुआ करते हैं उन्हें हम लोग बोला करते हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स, वो भी 2 प्रकार के हुआ करते हैं और ये 3 प्रकार के हुआ करते
करते हैं। सपोज दैट अगर मान ली इस वाले के बारे में बात कर लेते हैं, ये जो होता है इसे बोला जाता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा एक और हुआ करता है डी जेड स्क्वायर है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि जो एक्सियल ऑर्बिटल्स जो हुआ करते हैं उन पे एनर्जी जो होती है काफी ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि रिपल्शन जो होता है वो काफी लग रहा होता है, हमने आपको पिछले वाले लेक्चर में बता रखा है। और फिर हमने बताया था कि उसमें आपको जो बाकी जो बचे हुए 3 ऑर्बिटल्स जो हुआ करते हैं उनकी एनर्जी लो हो जाती है। फिर ये जो 2 ऑर्बिटल्स जो हुआ करते हैं इनको हम लोग मिला करके बोलते हैं ईजी ऑर्बिटल्स है, और जो नीचे वाले ऑर्बिटल जो हुआ करते हैं इनको बोला करते हैं T2G ऑर्बिटल्स है। और इनके ऑर्बिटल्स में जो एनर्जी का डिफरेंस जो क्रिएट होता है उसे हम लोग बोला करते हैं डेल्टा ओ, या फिर इसको बोला करते थे हम लोग CFSE फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। समझ में आ रही है आपको बात है? तो ये कुछ हमने आपको प्रीवियस नॉलेज दे रखा है। ठीक, अच्छा इसके आगे बात हम बताने वाले थे कि आप ये कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से हुआ करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम आपको एक छोटे से यहाँ पे हिंट देने वाले हैं, आप उससे समझने की कोशिश कीजिएगा इस चीज के लिए। सो बच्चों, अगर मान लिया हम लोग बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो वहां पर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे लिगेंड जो होगा उसके सामने 2 ऑप्शंस होंगे। देखिए आप इतना समझ लीजिए कि हम लोग को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 एनर्जीज के बारे में चर्चा करनी है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे 2 एनर्जीज के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली एनर्जीज के हम लोग बारे में बात करने वाले हैं वो है पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी, अब देखिए अगर मान लिया बात करते हैं पेयरिंग एनर्जी क्या चीज हुआ करती है, ये शायद आपने टर्म नहीं सुना होगा, हम आपको दोबारा बता देते हैं। देखिए ये एनर्जी जो होती है मतलब बात की जाती है जब इसमें डीएफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात की जाती है तब इसमें इसका डिस्कशन हुआ करता है। देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए। सपोज दैट अगर मान लिया यहाँ पे किसी मेटल के डी ऑर्बिटल को सपोज यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, ये एक मेटल का डी ऑर्बिटल्स है और जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ इस प्रकार से रखे हुए हैं। ठीक, अच्छा अगर मान लीजिए बात करते हैं यहाँ पर है, देखिए अगर इन ऑर्बिटल्स के जो यहाँ पे लास्ट के जो 3 ऑर्बिटल जो इनके यहाँ पे कंपेयर करने की कोशिश करते हैं तो देखिए इनमें हर ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन ही इसमें स्पिन कर रहा है। यानी कि यहाँ पर जो है इसमें इस वाले इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी ज्यादा होगी या नहीं होगी। आप खुद सपोज कर लीजिए अगर मान लिया आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए और आपको बिल्कुल उसमें छूट दे दी जाए कि आपको जो करना करिए उसमें, आप यानी कि उसमें बिल्कुल फ्री रहेंगे, आपको उसमें कोई बाउंडेशन नहीं लगने वाली है। समझ में आ रही है आपको बात है? यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे के पूरे रूम में अकेले बैठे हुए, यानी इनकी एनर्जी जो है वो काफी हाई रहेगी। आप इसको दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं, इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए बात करते हैं हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी हमेशा ज्यादा हुआ करती है क्योंकि उनकी कोई भी पेयरिंग नहीं हुई, उनके ऊपर कोई भी बाउंडेशन अप्लाई नहीं किया गया है। समझ में आ रही है बात है? वहीं अगर मान लीजिए बात कर लेते हैं हम लोग इन 2 ऑर्बिटल्स के बारे में, तो अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर देखिए यहाँ पे पेयरिंग हो चुकी है। पेयरिंग का मतलब एक तरह समझ सकते हैं यहाँ पे बाउंडेशन लग चुका है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए बात करते हैं हम लोग इसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो अगला वाला एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। कहने का मतलब क्या है, एक को दूसरा वाला हमेशा अपोज करता रहेगा। अपोज करेगा इसका मतलब इसकी एनर्जी लो रहेगी। तो इन शॉर्ट हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए बात करते हैं हम लोग इन पेयर्ड ऑर्बिटल्स के बारे में, ऐसे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो चुकी है उनकी एनर्जी हमेशा लो रहा करेगी। क्यों लो रहेगी? क्योंकि उनमें दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन के मोशन को एक दूसरे को वो अपोज करते रहा करेंगे। अपोज करेंगे तो उनमें एनर्जी का इतना ज्यादा कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए बात कर लेते हैं इन 3 ऑर्बिटल्स के बारे में, तो उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के पास ये लिबर्टी रहा करेगी, हमेशा उनके पास फ्रीडम रहा करेगी कि वो किसी भी डायरेक्शन में स्पिन कर सकते हैं। इसी वजह से इनकी एनर्जी भी हाई रहेगी। तो कुल मिलाकर हमने क्या बताया कि अगर मान लीजिए जिन ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे उनकी एनर्जी हाई होगी, और जिन ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाएंगे या फिर जिनमें पेयरिंग हो चुकी होगी उनमें एनर्जी लो रहेगी। अब देखिए अब हमारा मेन यहाँ पे टॉपिक आने वाला है। आप अगर सपोज कीजिए, हमने आपको पहले बता भी रखा है कि अगर मान लीजिए जैसे लिगेंड अप्रोच किया करता है, अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं तो उनमें पेयरिंग हो जाती है। अच्छा आप यहाँ पे इस वाले एस्पेक्ट में देखिएगा, क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है कि इस वाले डी ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर चला जाए और पेयरिंग कर ले? हो सकता है ना, मतलब इस प्रकार से। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए देखिए आप पे सपोज है ये वाला इलेक्ट्रॉन जो था वो यहाँ पे ट्रांसफर कर गया तो उसकी कन्फिग्रेशन किस प्रकार से हो जाएगी, देखिए 1 2 3 4 5, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और ये वाला अगर हमारे सपोज के लिए 1 मिनट के लिए यहीं बैठा हुआ है। तो कुल मिला के क्या हुआ, अगर देखिए हम बात करते हैं अगर इस वाले ऑर्बिटर ये वाला इलेक्ट्रॉन जो था ये भी अनपेयर्ड था, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी ये भी अनपेयर्ड था। हमने आपको क्या बताया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमेशा के लिए ज्यादा हुआ करती है, यानी इन दोनों की एनर्जी ज्यादा थी। लेकिन जब ये आपस में इस ऑर्बिटल के अंदर पेयर हो गए हैं तब इनका मतलब इसमें इनकी एनर्जी लो हो चुकी होगी। तो कहने का मतलब का यहाँ पर एक एनर्जी का लॉस हुआ होगा। तो हमने आपको क्या बताया, ब्रीफ यहाँ पर ओवरव्यू देते दोबारा से है। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर ये जो इस वाले ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर जाकर से पेयरिंग कर लेगा, तो नॉर्मल केस में जब ये फ्री थे तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स में कोई भी बाउंडेशन नहीं लगी हुई थी, यानी आराम से ये लोग स्पिन कर सकते थे। लेकिन जैसे ये लोग बाउंड कर लेंगे, बाउंड करने पे क्या होगा, उनकी एनर्जी में लॉस हो जाएगा। क्योंकि अब जानते हैं अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा इंसान हो, कोई भी ऐसी चीज है जो कि फ्रीली मूव कर रही है, सपोज मान लीजिए कोई बर्ड है, कोई पक्षी है, वो आराम से मान लीजिए फ्रीली मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी हमेशा ज्यादा रहेगी। लेकिन अगर उसको बंद करके किसी पिंजरे में कैद कर दिया जाए तो उसकी एनर्जी वहां पर लो हो जाएगी उसमें। बस वही चीज
चीजें यहाँ पे याद रखिएगा। कहने का मतलब क्या है, जब भी इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हुआ करती है तो वहां पर एनर्जी का रिलीज होता है, और वो एनर्जी जो रिलीज होती है उसी को हम लोग बोला करते हैं पेयरिंग एनर्जी। समझ में आ रही है आपको बात है? क्या हमने आपको बताया, द एनर्जी विच इज रिलीज ड्यूरिंग पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज द पेयरिंग एनर्जी। वो एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन्स के पेयर होने पर रिलीज होती है उसको बोला जाता है पेयरिंग एनर्जी। आगे आपको बात समझ में? तो हमने क्या बताया, हमने आपको बताया था, हमने आगे दो मतलब इसमें एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, तो हमने पहले आपको बता दिया कि हम लोग पहले यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं पेयरिंग एनर्जी। आपको उसको ध्यान रखना है कि पेयरिंग एनर्जी क्या हुआ करती है, कि वो एनर्जी जो कि रिलीज होती है, किससे रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन से रिलीज होगी, जाहिर सी बात है। वो एनर्जी जो रिलीज होगी जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाएंगे। समझ में आ रही है आपको बात है? तो ये तो पहली चीज हो गई है। और दूसरी एनर्जी इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। दूसरी एनर्जी सिंपल सी बात, ये हमारे यहाँ पे डेल्टा ओ लिखी होती है, डेल्टा ओ। हमने आपको बता रखा है कि डेल्टा ओ क्या हुआ करता है, ये एनर्जी का डिफरेंस, वो एनर्जी का डिफरेंस जो कि हाईएस्ट ऑर्बिटल और लोएस्ट ऑर्बिटल में बनता है करके, उसको हम लोग बोला करते हैं डेल्टा, या फिर CFSE, या फिर बैरी सेंटर। हमने आपको बहुत नाम बता रखे हैं इसके। समझ में आ रही है बात है? तो हमने आपके यहाँ पर मेनली दो एनर्जीज के बारे में बात करने वाले हैं। पहली बात तो पेयरिंग एनर्जी, और दूसरी बात ये CFSE फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इसको हम लोग डेल्टा ओ से भी डिनोट किया करते हैं। आगे बात समझ में? अब देखिए इसका एप्लीकेशन हम लोग को किस प्रकार से करना है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, अगर मान लिया कोई भी वीक फील्ड लिगेंड है यहाँ पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तो देखिए उस वाले में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। अब देखिए एक मिनट रुक जाइए यहाँ पर जरा। देखिए अगर मान लीजिए तीन ऑर्बिटल जो बने उनको यहाँ पे इस प्रकार से डिनोट कर दे रहे हैं, 1 2 और 1 2 3, और यहाँ पर इसको नोट कर दे रहे हैं हम यहाँ पर इसमें दो ऑर्बिटल्स की मदद से। समझने की बात, यहाँ पे दो ऑर्बिटल बने हुए हैं, इसमें भी यहाँ पर 3 बने हुए हैं, ठीक है। अब देखिए हमें मेन बात यहाँ पर क्या आने वाली है, हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किस प्रकार से लिखनी है। देखिए अगर मान लीजिए बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग हैं, तो हमको सबसे पहली बात तो यहाँ पर दो रूल्स को फॉलो करना मेनली है। पहला रूल मतलब जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के जो रूल हुआ करते हैं, बेसिकली वही रूल्स रहेंगे यहाँ पर भी। पहला रूल जो हमारा हुआ करेगा वो है ऑफ द प्रिंसिपल। आपको ध्यान होगा ऑफ द प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ करता है, कि ऑफ द प्रिंसिपल ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग जो होती है वह ऑर्बिटल्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, उनकी इंक्रीजिंग एनर्जी का ऑर्डर में होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा अगर मान लीजिए बात कर लेते हैं यहाँ पर, ये तीन ऑर्बिटल्स जो हैं और ये दो ऑर्बिटल्स में इनमें एनर्जी लो किसकी रहेगी, सिंपल सी बात है नीचे ऑर्बिटल जो इनकी एनर्जी लो रहा करेगी। तो ऑफ द प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा, हमको इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इनमें फिल करने पड़ेंगे। समझ मेरी को बात है? देखिए और दूसरा रूल हमारा कौन सा यहाँ पे अप्लाई होगा, वो है हुंड्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी वाला जो हुआ करता है, तो हमको यहाँ पे इसमें अप्लाई करना है। अब हुंड्स रूल क्या बोला करता है, हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग ये होता है कि जब तक इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं हो जाते हर एक ऑर्बिटल में, तब तक पेयरिंग नहीं हो सकती है। समझ मेरी को बात है? देखिए अगर मान लीजिए बात कर लेते हैं कि हम लोग पहला इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हम जानते हैं देखिए टोटल में डी में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए बात कर लेते हैं पहला इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो पहला इलेक्ट्रॉन सिंपल सी बात है कहाँ पर जाएगा, जो लोएस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल होगा वो कौन सा है, ये वाला, यानी यहाँ पर चला जाएगा। दूसरा वाला जो आएगा वो यहाँ पर चला जाएगा, तीसरा वाला आएगा वो यहाँ पर चला जाएगा। अब जो हमारा फोर्थ इलेक्ट्रॉन आने वाला है, सारा का सारा केस जो शुरू होगा वो यही शुरू होगा कि हम लोग चौथा इलेक्ट्रॉन हमारा डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रॉन जो हमारा है वो कहाँ से आ रहा है, एक वीक फील्ड लिगेंड से आ रहा है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से आ रहा है। समझ मेरी को बात है? तो तीन इलेक्ट्रॉन में तो कोई केस नहीं बनने वाला, कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। लेकिन देखिए चौथे वाले हमें प्रॉब्लम होने वाली है। अब आप जरा सपोज कर लीजिए एक लिगेंड जो है अपने 11 पेयर यहाँ पे इसमें रिलीज कर रहा है, यहाँ पे इसमें भेजना चाह रहा है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे इसमें दो केस बन सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन के हिसाब से देखते हैं जो इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उसके पास में दो ऑप्शन है, या तो वो पेयरिंग एनर्जी को पे कर दे। अब देखिए हमने आपको क्या बताया, पेयरिंग एनर्जी का मतलब क्या होता है, वो एनर्जी जो कि रिलीज होगी। तो स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए देखिए हमारा बाहर आने वाला लिगेंड जो बाहर से लिगेंड जो उसमें अटैक करने वाला, अगर मान लीजिए वो इतना स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो उसके पास इतनी ताकत है कि वो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा सकता है। यानी अगर वो पेयरिंग करवाएगा तो यानी यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी। देखिए किस प्रकार से, आप सपोज कर लीजिए अगर मान लीजिए पेयरिंग हो गई तो उसमें कन्फिगरेशन इस प्रकार से हो जाएगी, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा और यहीं पर आएगा। कहने का मतलब अगर मान लीजिए पेयरिंग हो, मैंने आपको बताया था अगर मान लीजिए पेयरिंग होती है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो होगी उसमें कम हो जाएगी, यहाँ पे मतलब यहाँ पे एनर्जी उसमें रिलीज हुआ करेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर मान लीजिए लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो हमें पेयरिंग करवाएगा तो यहाँ पे इसमें एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। पहला ऑप्शन तो ये हो सकता है। अगर मान लीजिए लिगेंड जो होगा, अगर मान लीजिए पेयरिंग यहाँ पे पेयरिंग नहीं करवा पा रहा है, तो क्या होगा, देखिए अगर मान लीजिए चौथा इलेक्ट्रॉन जो हमारा है वो पहले कोशिश करेगा इसी ऑर्बिटल में रहने की, लेकिन अगर मान लीजिए उसके पास इतना यहाँ पे उसके पास एनर्जी है कि वहाँ पे ये वाला बैरियर जो बना है, डेल्टा ओ का बैरियर जो यहाँ पे वो क्रॉस कर सकता है, तो यहाँ वो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो सीधे सीधे यहाँ पर पहुंच जाएगा। कहने का मतलब हमारा जो आने वाला लिगेंड जो होगा उसके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो पहली बात ये है कि वो उसको एनर्जी तो हर केस में रिलीज करनी है, एनर्जी अगर मान लीजिए रिलीज करने की कोशिश करेगा तो उसके पास दो ऑप्शन बनेंगे जाकर के। पहली बात तो ये है कि वहाँ पर मान लीजिए इतना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वहाँ पर अपने लिए जगह बना ले, अपने लिए पेयरिंग कर ले जाकर के, तो पहले बात तो एनर्जी यहीं पर रिलीज कर देगा। दूसरी बात अगर वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वहाँ पेयरिंग करवा पाए, तो वो जो डेल्टा ओ का यहाँ पे बैरियर बना हुआ है, देखिए बैरियर हम उसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल और ये हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल। कहने का मतलब अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस वाले पोजीशन से यहाँ पर जंप करना चाहेगा तो उसको जो डेल्टा ओ जो होगा वो उतनी पे करनी पड़ेगी, उतनी एनर्जी को पे करना पड़ेगा, तो वो वाली एनर्जी को पे कर देगा। कहने का मतलब क्या हो गया, अगर मान लीजिए हमारा आने वाला लिगेंड जो है वो
वीक फील्ड होगा, तो वीक फील्ड लिगेंड का पेयरिंग करवा पाएगा यहाँ पर, तो वीक फील्ड लिगेंड मान लीजिए पेयर नहीं करवाएगा तो चौथा इलेक्ट्रॉन उसका जो होगा, हमने क्या बताया आपको 3 इलेक्ट्रॉन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, चौथा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कहाँ चला जाएगा, ईजी वाला इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, नहीं यहाँ पर चला जाएगा। आगे बात समझ में, कहने का मतलब अगर मान लीजिए बात कर ले तुम लोग वीक फील्ड लिगेंड के बारे में, तो क्या होगा, क्या उसने पेयरिंग एनर्जी को पे किया कि उसने डेल्टा वाले को पे किया, उसने डेल्टा वाले को पे किया। अब अगर आपको समझ लीजिए, अगर मान लीजिए आपसे बोला जाए कोई अपना लॉस करना है, तो इंसान लॉस कौन सा करना चाहेगा, जो उसमें कम से कम पड़ेगा, उसने डेल्टा को लॉस किया। कहने का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि उसके लिए डेल्टा वो जो होगा उसकी पेयरिंग एनर्जी से कम रहा होगा। आगे बात समझ में, कहने का मतलब अगर मान लीजिए उसकी पेयरिंग एनर्जी जो होगी ज्यादा है, तो वो उसको नहीं पे करना चाहेगा, वो डेल्टा को पे कर देगा, सीधे जाकर के यहाँ पे इसमें ईजी वाला इलेक्ट्रॉन बैठ जाएगा जाकर के। आगे बात समझ में आपको है, एक बार हम दोबारा रिपीट कर देते हैं। अगर मान लीजिए हमारा लिगेंड जो है वीक फील्ड होगा, तो वीक फील्ड में क्या बताया, पहले बात तो आपको इतना समझ में आएगा कि वीक फील्ड अगर मान लिया तो पेयरिंग तो करवा नहीं पाएगा, यानी वहां पर उसकी पेयरिंग एनर्जी काफी ज्यादा होगी, तभी तो नहीं करवा पा रहा होगा वो। लेकिन वो पेयरिंग एनर्जी नहीं करवा, पेयरिंग वहां पे नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब क्या, वो यहाँ पर इसमें इस वाला ऑर्बिटल चला जाएगा, वो डेल्टा होगा वहां पर पे कर देगा उसमें। आगे बात समझ में, कहने का मतलब अगर मान लिया यहाँ पे रिलेशन भी कभी कर उसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह में फिर उसमें ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि वीक फील्ड लिगेंड जो हुआ करते हैं उसको अगर मान लिया कंपेरिजन करने को बोला जाए, तो आप इस प्रकार से करेंगे उसमें कि डेल्टा जो होगा उसकी कम होगी एज कम्पेयर टू पेयरिंग एनर्जी। आगे बात समझ में, तो यानी ऐसे लिगेंड्स अगर मान लिया न्यूमेरिकल में कभी और दे दिया, उसके डेल्टा की वैल्यू दे देगा आपको लिगेंड की, और पी की वैल्यू दे देगा। तो अगर मान लिया डेल्टा की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से कम है, इसका मतलब उस वाले केस में हमारा जो लिगेंड जो होगा वो कैसा होगा, वीक फील्ड होगा। हमने आपको बता रखा है कि अगर वीक फील्ड लिगेंड हुआ करते तो ऑर्बिटल कैसा हुआ करता है, उसमें उसका स्पिन कैसा हुआ करता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा उस वाले में। आगे बात समझ में। अच्छा, अगर मान लीजिए बात करें तो हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के बारे में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाले के केस में क्या हुआ करेगा, मतलब अगर मान लीजिए हमें बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड किया करता है, उसमें पेयरिंग किया करेगा। अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले ने यहाँ पे पेयरिंग कर भी दी, पेयरिंग कर देगा, इसका मतलब क्या, उसके लिए डेल्टा वाला बैरियर जो है वो काफी बड़ा रहा होगा, तभी उसने पेयरिंग एनर्जी को पे कर दिया। कहने का मतलब उसके पास फिर से उसके पास दो ऑप्शन थे कि या तो पेयरिंग एनर्जी को पे कर दे हो, या तो डेल्टा को पे कर दे। उसके लिए डेल्टा का बैरियर जो होगा वो काफी हाई रहा होगा, तो इसी वजह से उसने पेयरिंग एनर्जी को पे करना ज्यादा सुटेबल समझा। कहने का मतलब उसके लिए पेयरिंग एनर्जी कम रही होगी एज कम्पेयर टू डेल्टा हो, तो यहाँ पर साइन जो होगा उसका उल्टा हो जाएगा कि उसके लिए पेयरिंग एनर्जी कम होगी और डेल्टा ज्यादा होगी। और इस वाले केस में जो हुआ करता है वो क्या हुआ करता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना करेंगे। आगे बात समझ में, तो इस प्रकार से हम लोग को जज करना है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड जो हुआ करते हैं उनको किस प्रकार से जज करना है। आगे बात समझ में आपको है। एक और चीज यहाँ पर रह गई है, वो ये अगर मान लीजिए बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में, कभी कभार इसमें सिंपल ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा किसी भी लिगेंड का जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो होगा उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए और वीक फील्ड के लिए। अब जरा आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए उसने बोला है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए पहले बताना आपको, तो अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्ग फील्ड में किसके लिए पूछ रहे हैं, फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए, तो हमने क्या बताया, देखिए पहले इलेक्ट्रॉन में कोई समस्या नहीं, पहला हो गया, दूसरा, तीसरा। अब देखिए चौथा इलेक्ट्रॉन के हम लोग बारे में बात करते हैं, तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आया करेगा, क्या वो पेयरिंग करेगा। देखिए अगर मान लीजिए पेयरिंग करेगा तो वो यहीं पे बैठ जाएगा इस वाले ऑर्बिटल में, अगर पेयरिंग नहीं करेगा तो वो इस वाले ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो हमने क्या बता रखा है, अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ करते हैं वो क्या करते हैं, पेयरिंग किया करते हैं, तो पेयरिंग करेगा इसका मतलब वो कौन चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। तो कहने का मतलब अगर मान लीजिए फोर्थ इलेक्ट्रॉन की कन्फिगरेशन जानने की कोशिश करें हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए, तो क्या बन जाएगी यहाँ पर, देखिए ये लिखा हुआ है T2G और इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1 2 3 4, यानी T2G4 और Eg में कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अवेलेबल अभी है, Eg0। तो ये हो जाएगी उसके फोर्थ इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए पांचवा आएगा तो वो इस वाले में जाएगा, छठा आएगा तो इस वाले में जाएगा, सातवां इसमें, उसके बाद में आगे जाना हम लोग को। समझ में को बात है, कुल मिलाकर के 6 इलेक्ट्रॉन्स तो इसी में रहने वाले हैं। ये तो बात होगी स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए। अच्छा, अगर मान लीजिए बात करें हम लोग वीक फील्ड के लिए, तो उसमें क्या केस बनेगा। सो स्टूडेंट्स, वीक फील्ड में देखिए हमारे फोर्थ इलेक्ट्रॉन की कन्फिगरेशन क्या बनेगी, देखिए पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर। अब देखिए अगर मान लीजिए चौथा आने वाला होगा तो चौथा वाला वीक फील्ड लिगेंड से आ रहा है, इसका मतलब उसने इसके बाद इतनी एनर्जी नहीं होगी वहां पे पेयर कर पाए, इसका मतलब वो यहाँ पर आगे बैठेगा जा करके। समझ मेरे को। तो देखिए इस वाले केस में क्या बनेगा, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अवेलेबल है 3, यानी यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और Eg में कितना अवेलेबल है 1। तो ये कन्फिगरेशन रहा करेगी, मतलब कुल मिला के आपको क्वेश्चन जो होंगे सारे के सारे वो इस बेसिस पे यहाँ पर सॉल्व हो जाया करेंगे। तो कुल मिला के मैंने आपको आज बता दिया है कि यहाँ पर जो हमारे ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स जो हुआ करते हैं उनके बेस पे हम लोग किस प्रकार, ये वाला कॉन्सेप्ट जो होगा तो हर जगह एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर मान लिया आपको यहाँ पे इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है कि पेयरिंग एनर्जी और डेल्टा में यहाँ पे क्या डिफरेंस हुआ करता है, तो आप उस बेस पे आराम से पहचान सकते हैं कि आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज की, थोड़ा अपने टैक्टिक्स का यूज कीजिएगा, आपको आराम से पता चल जाएगा कि लिगेंड जो होगा वीक फील्ड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है। और उसे कन्फिगरेशन लिखना तो काफी सिंपल है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, और हमारा लास्ट टॉपिक जो आज का होने वाला है वो मुश्किल से 5 मिनट का टॉपिक है, इसको आराम से लोग कवर कर लेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें कोई खास चीज नहीं है। अगर आपने इसको समझ रखा है, आपके सारे के सारे एप्लीकेशन जो है वो उसमें मिल जाएंगे, बस हल्के फुल्के चेंजेस के साथ में। आ रही बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, ठीक है। सो बच्चों देखिए यहाँ पर भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर लेते हैं अगर है, तो उसमें भी बहुत चीजें सेम रहेंगी। देखिए कैसे ड्रॉ करना है इस वाले को, लेट कर लीजिए। ये हमारा यहाँ पे एनर्जी को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ किया करते थे, इसमें ये एनर्जी हो गई यहाँ पर,
ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या ड्रॉ किया करते हैं, यहाँ पे हमारे ग्राउंड स्टेट में जो हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स हुआ करते हैं, 5D ऑर्बिटल्स जो कि डीजेनरेटर रहा करते थे, हम लोग उनको ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद में ये वाला केस कब बन जाता है कि जब डी ऑर्बिटल्स मेटल के जब कि वो ग्राउंड स्टेट में हुआ करेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे इसमें यहाँ पे लिगेंड्स, ये हमारा मेटल एटम जो है जो कि अपने ग्राउंड स्टेट में, उसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर देखिए जब मेटल के यहाँ पर लिगेंड्स जो है वो आपस में टेट्राहेड्रली उसको अप्रोच करना स्टार्ट करेंगे। देखिए अभी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी कोई बॉन्ड नहीं फॉर्म हो रहा है, सिर्फ अभी लिगेंड्स जो है वो इसको यहाँ पर अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। समझ मेरी को बात है। तो इसमें क्या होगा, एनर्जी थोड़ी सी हाई हो जाएगी इसमें। यहाँ पर देखिए ये ऑर्बिटल्स जो इनकी एनर्जी हाई हो जाएगी, लेकिन अभी भी डीजेनरेसी जो होगी वो ब्रेक नहीं होगी। सब पुरानी चीजें, आपको इतना तो ध्यान होगा इस वाले में। ठीक है, अगर मान लीजिए इसके फिर आगे क्या थर्ड स्टेप में हमारा क्या हुआ करता था, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आएगा। पिछले वाले केस में क्या हो रहा था, 2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी हाई हो रही थी, या फिर बोल सकते हैं हम लोग हमारे एक्सियल ऑर्बिटल्स जो हुआ करते हैं उनकी एनर्जी हाई हो रही थी और इंटर एक्सियल ऑर्बिटल की एनर्जी लो हो रही थी। लेकिन अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे छोटा सा मैं आपको रिप्रेजेंटेशन में दिखा दे रहे हैं, अगर आपको यहाँ पे ध्यान से दिख भी रहा होगा कि इस वाले और रिप्रेजेंटेशन में क्या हो रहा है कि हमारे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 4 में से 3 बॉन्ड जो है वो कि जो 4 में से 3 बॉन्ड जो हैं वो हमारे इंटर एक्सिस पर लाई कर रहे हैं। समझ मेरी को बात है। अगर आपके यहाँ पे छोटा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा देते हैं, देखिए अगर मान लीजिए बात कर लेते हैं, हमारा ये मेटल है और हमारे लिगेंड जो है वो उसमें इस प्रकार से अरेंज हुआ करते हैं। ये आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ये वाले लिगेंड्स हुआ करते हैं इस वाले में। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे सपोज कर लीजिए, ये हम आप इसको डॉट दिखा रहे हैं, ये सपोज कर लिए हमारा एक्स एक्सिस है, ये जो हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं हमारा वाई एक्सिस है, और जो नीचे के यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं हमारा ये जेड एक्सिस है। देखिए अगर मान लीजिए बात कर लेते हैं यहाँ पे इन 3 ऑर्बिटल्स के बारे में, तो क्या ये किसी भी एक्सिस के अलोंग पर लाई करेंगे? नहीं, ये किसी भी एक्सिस के अलोंग लाई नहीं कर रहे हैं। अब देखिए अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे लग रहा हो कि ये वाला बॉन्ड जो ये एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। कुल मिला के आपको यहाँ पे समझने वाली बात क्या, आपको यहाँ पे सिर्फ इतना समझना है कि हमारे 4 में से 3 ऑर्बिटल्स जो है वो एक्सिस के अलोंग लाई कर रहे हैं, यानी हमारे बचे हुए 3 ऑर्बिटल्स जो हुआ करते हैं उनकी एनर्जी हाई हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? कौन कौन से ऑर्बिटल हुआ करते थे? वही DXY, DYZ और DZX, ये 3 ऑर्बिटल जो कि एक्सिस के अलोंग नहीं लाई किया करते थे, एक्सिस के बीच में लाई किया करते हैं, उनकी एनर्जी यहाँ पर हाई हो जाएगी। तो देखिए उस वाले केस में क्या है, पीछे वाले केस में हम लोगों ने क्या देखा था कि उसमें 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी लो हो रही थी, 2 की हाई हो रही थी। लेकिन इस वाले में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। क्या यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी हाई रहेगी और 2 की एनर्जी यहाँ पर कैसी हो जाएगी, लो हो जाएगी। और हमारा इसमें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होगा, तो स्टूडेंट देखिए अगर हमारे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमारा कैसे प्रकार से फॉर्म होगा, उसमें जब लिगेंड्स होंगे वो टेट्राहेड्रली उसमें अप्रोच कर रहे होंगे ऐसे। ठीक है, तो ये देखिए हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है वो इस वाले में बन जाएगा। अब देखिए ऑर्बिटल्स की अगर मैंने बात कर लेते हैं तो ऑर्बिटल्स का नाम भी देखिए किस प्रकार से इसमें चेंज होगा। ऑर्बिटल्स की अगर हमारे बात कर लेते हैं तो हमारे पास ये जो ऑर्बिटल जो ऊपर वाले जो है इनको बोला जाएगा T2 और नीचे वाले ऑर्बिटल को बोला जाएगा यहाँ पर E ऑर्बिटल। ठीक है, कुल मिला क्या है, हमने पीछे वाले जहाँ पे हम लोग इनको बड़ा सा इसमें सम्मान थोड़ा सा ऑनर दिया करते थे G लगा करके, बस वो यहाँ से ले लिया गया है। पिछले हम लोग यहाँ पे इनको T2G बोला करते थे, इनको EG बोला करते थे, बस वहां से यहाँ पे जो हमारा G जो होता है वो यहाँ पे इनको रिमूव कर दिया गया, यहाँ पे इनको T2 बोला जाएगा, उनको यहाँ पर सिंपली E बोला जाएगा। ठीक है, फिर से वही चीज यहाँ पर वही भी फिर से वेरेंटर कहलाएगा। लेकिन पिछले वाले हम लोग इसको डेल्टा O बोला करते थे क्योंकि वो ऑक्टेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए हुआ करती है, लेकिन इसको हम लोग बोला करेंगे डेल्टा T क्योंकि ये जो है ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए हुआ करती है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। देखिए बाई कोई भी चेंज नहीं होगा, सारे के सारे वीक फील्ड लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड सब कुछ वर्क करने वाला है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो भी सब कुछ सेम रहने वाली है, बस यहाँ पे चेंज किया जाएगा। अगर मान लीजिए बात कर लेते हैं यहाँ पर देखिए इसमें 2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी लो है तो हम लोग इसमें E को पहले लिखा करेंगे और T2 को बाद में लिखा करेंगे। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स बाकी फिलिंग वगैरह सब वैसे रहेगा जैसे आपको पीछे वाला में बता रखा है इसमें आपको है। ठीक है, तो कुल मिला के हमारी क्रिटिकल फील्ड थ्योरी जो यहाँ पे खत्म हो जाती है। मैं आपको स्टार्टिंग बता रखा था, ये भी काफी इंटरेस्टिंग थ्योरी है क्योंकि उनको बताया करती है कि लिगेंड जो हुआ करते हैं उनकी फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो किस प्रकार से चेक किया जाती है। और वहां पे मेन हमारा रोल जो था हमने आपको पीछे बता रखा कि फील्ड स्ट्रेंथ को किस प्रकार से चेक करना है। बस अगर मान लीजिए बात कर लेते हैं यहाँ पर इसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। पहली बात तो दोनों को डायग्राम जो आपको बताया कि ऑक्टेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार पूछे जाते हैं इस वाले में। दूसरी बात यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हुआ करती है वो पूछी जाती है। तीसरी बात आपको ये पूछा जाता है कि इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड आपको किस प्रकार से यहाँ पे इसमें चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं जो कि आपको इसमें CFT के बेस पे इसमें एक्सप्लेन करने हुआ करते हैं। आगे बात समझ आपको, सो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे थ्योरी खत्म हो जाती है। अगले लेक्चर हमारा इस चैप्टर का जो हमारा लास्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम लोग कुछ और छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल आज के लेक्चर में बस इतना ही। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।